देखिए, एक चीज़ तो मैं सही मानता हूँ कि देश के अंदर किसान वर्ग है, उसकी हालात ज़्यादा अच्छी नहीं है। बाकी जो व्यापारी हैं, सरकारी नौकरी वाले हैं या और कोई कैटेगरी है, उसके कंपैरिजन में पिछले 50-60 साल के अंदर जो उनकी आमदनी बढ़नी चाहिए थी, वो किसान की नहीं बढ़ी। राजनीतिक पार्टियाँ किसान का भला नहीं चाहती, विपक्षी पार्टियाँ किसान का हित नहीं देखती। किसान के माध्यम से वो कुर्सी की लड़ाई लड़ रहे हैं। और आपने देखा भी होगा कि जो किसान के आंदोलन चलाने वाले नेता थे, जब चुनाव आए तो चुनाव में भाग लिया, पंजाब में चुनाव में भाग लिया। दलाल साहब, आप किसान नेता हैं। इस देश ने पहले किसानों का आंदोलन देखा। आपने देखा होगा कि किस तरह जो है उस समय जो है काफ़ी दिनों तक सड़कें बंद रही थी। अब फिर लंबे समय से आंदोलन चल रहा है, डल्लेवाला अनशन पर है। ये सारी सिचुएशंस हैंडल क्यों नहीं हो पा रही है? देखिए, फैक्ट फाइंडिंग की जहाँ तक बात है, कांग्रेस के नेताओं को अपने अंदर की फैक्ट फाइंडिंग करनी चाहिए, अपने संगठन की फैक्ट फाइंडिंग करनी चाहिए, अपने अंदर झांक के देखना चाहिए। और इनको ये वहम है कि हमेशा भ्रमित करके गुमराह करके वोट ले लेंगे, तो वो हमेशा पूरा नहीं हो सकता। कहीं न कहीं कमी हमारी रही है कि हम मतदाता के मूड को नहीं समझ पाए या उसको कन्विंस नहीं कर पाए। ये ज़रूर है कि हमारे यहाँ ऐसा तो नहीं आप किसानों के बारे में जो बयान आए थे आपको उल्टे पड़ गए हो? वो कहते हैं कि पंजाब से समझौता नहीं हुआ है, वो पंजाब पानी नहीं दे रहा है, लेकिन जो मौजूदा पानी है 1.8 मिलियन एकड़ फीट, कम से कम उसका तो बंटवारा होना चाहिए। 10 साल से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, वो पानी इस क्षेत्र तक अभी तक नहीं पहुंच पाया है, दक्षिण हरियाणा में। मनोहर लाल का दिल्ली जाना, उनको दिल्ली भेजना और नायब सैनी को लाना कितना कारगर रहा? अगर मनोहर लाल ही चीफ मिनिस्टर होते तो हरियाणा की तस्वीर दलाल साहब की नज़र में क्या रहती? सरप्राइज़ ये है कि थोड़े से समय में, पिछली बार 32-33 लाख मेंबर थे, हमारे 40 लाख का आंकड़ा क्रॉस हो गया। और अभी हमारे जो सक्रिय सदस्य बन रहे हैं, तो उससे लगता है कि हमारा जो 50 लाख का टारगेट है केंद्रीय नेतृत्व का, वो पूरा हो जाएगा। जी जी। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, साक्षात्कार की कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व मंत्री जेपी दलाल। इन्हें किसान नेता कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लंबे समय से किसानों के बीच सक्रिय हैं, किसानों के मुद्दे उठाते रहे हैं, कई बार किसानों के मुद्दे उठाते उठाते विवादित भी हुए हैं। लेकिन आज रेवाड़ी आए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें चुनाव की जिम्मेदारी सौंपी है रेवाड़ी की। चुनाव से चर्चा शुरू करेंगे, फिर हम खेती किसानी पर भी बात करेंगे, इनके किसान आंदोलन को लेकर के भी बात करेंगे, एमएसपी की भी बात करेंगे। दलाल साहब, सबसे पहले तो एनजेपी के स्टूडियो में आपका स्वागत है। धन्यवाद। और सीधा यही है कि अभी चुनाव कार्यक्रम है पार्टी का, वो कैसा चल रहा है और क्या प्रक्रिया उसकी रहने वाली है और कब तक पूरी होने वाली है? पूरे हरियाणा के ही बता दो, आप तो सीनियर लीडर। पूरे देश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी है, उसका चुनाव संगठन पर्व चल रहा है जी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है, प्रदेशों के अध्यक्ष के चुनाव होने हैं, जिला अध्यक्ष का चुनाव होना है। और मेरी जिम्मेदारी ये लगी है कि मैं रेवाड़ी जिले के पूरे जो संगठन है भारतीय जनता पार्टी का, उसके चुनाव की देखरेख करें। और हमारे यहाँ मेंबरशिप अभी हुई है, अभी चल रही है कि बंद होगी? मेंबरशिप बंद हो गई है, लेकिन जो सक्रिय कार्यकर्ता है वो उनकी मेंबरशिप अभी चल रही है। तो ये जो चुनाव में वोटर बनेंगे, वो सक्रिय मतदाता जो बनेंगे वो बनेंगे वोटर? वोटर तो ऐसा है कि हम इस चुनाव के अंदर बूथ का अध्यक्ष चुनाव होगा, मंडल का टीम बनेगी, मंडल का अध्यक्ष होगा, फिर जो जिले का चुनाव होगा। भारतीय जनता पार्टी में ये प्रणाली है कि आधे किसी भी मंडल में अगर आपके आधे बूथ अध्यक्ष बन गए हैं तभी चुनाव होगा। जैसे फिर जिले के अंदर जितने मंडल हैं उनके आधे मंडल के अध्यक्ष चुनाव हो गए हैं तो जिला अध्यक्ष का चुनाव होगा। और इसी तरह से प्रदेश के अंदर 22 जिले हैं, आपके 12 जिले के अध्यक्ष बन गए हैं तो प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव करा लो, नहीं तो नहीं। इसी तरह से फिर सारे देश के आधे से ज़्यादा प्रदेशों के चुनाव होंगे तो उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। तो ये संगठन का पर्व चल रहा है। तो इसमें आज जो हमारे जो चुनाव के कार्यक्रम हैं, जो चुनाव से जुड़े हुए पार्टी के पदाधिकारी हैं, उनकी मीटिंग हमने ली थी। और 30 तारीख को हमारी मीटिंग जो मंडल स्तर पर होगी और बहुत जल्दी हमारा संगठन तैयार हो जाएगा। पार्टी ने हरियाणा में टारगेट तो बहुत बड़ा ले रखा है, 50 लाख सदस्य बनाने का ना।
और लगभग 38 लाख लगभग बन गए हैं, 40 लाख बन गए। 40 लाख बन गए। ये मैं मानता हूं कि इतना जल्दी, इतने थोड़े टाइम के अंदर, ये तो बड़ी हालांकि उपलब्धि हमारे यहाँ चुनाव था, बाकी प्रदेशों के अंदर जो मेंबरशिप का ड्राइव पहले से चल रहा है, और एक बार हमारा केंद्रीय नेतृत्व का विचार ये था कि चुनाव है इसलिए हरियाणा को इससे चुनाव से बाहर रखा जाए। लेकिन सरप्राइज ये है कि थोड़े से समय में, पिछली बार 32-33 लाख मेंबर थे, हमारे 40 लाख का आंकड़ा क्रॉस हो गया, और अभी हमारे जो सक्रिय सदस्य बन रहे हैं, तो उससे लगता है कि हमारा जो 50 लाख का टारगेट है केंद्रीय नेतृत्व का, वो पूरा हो जाएगा। जी जी। दलाल साहब, आप किसान नेता हैं, इस देश ने पहले किसानों का आंदोलन देखा, आपने देखा होगा कि किस तरह जो है उस समय जो है काफ़ी दिनों तक सड़कें बंद रही थी, अब फिर लंबे समय से आंदोलन चल रहा है, डल्लेवाला अनशन पर है। ये सारी सिचुएशंस हैंडल क्यों नहीं हो पा रही है? उनकी जो मांगे हैं, एमएसपी की गारंटी देना, ये सारी मांगे आप किसानों को अच्छे से समझते हैं, उनकी समस्याओं को समझते हैं, कहाँ रुकावट आ रही, समाधान क्यों नहीं हो पा रहा? देखिए, एक चीज़ तो मैं सही मानता हूँ कि देश के अंदर किसान वर्ग है, उसकी हालात ज़्यादा अच्छी नहीं है। बाकी जो व्यापारी हैं, सरकारी नौकरी वाले हैं, या और कोई कैटेगरी है, उसके कंपैरिजन में पिछले 50-60 साल के अंदर जो उनकी आमदनी बढ़नी चाहिए थी, वो किसान की नहीं बढ़ी। और मैं धन्यवाद करता हूँ जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, मोदी जी का, कि उन्होंने किसान की तरफ ध्यान दिया और धीरे-धीरे इस कदम भी उठाए कि किसान की सॉइल हेल्थ कार्ड बनवाएँ, किसान को खाद और की व्यवस्था ठीक करें, पानी की व्यवस्था ठीक करें, और बिजाई करने से पहले किसान का भाव डिक्लेयर करें। और जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट थी, जी जी। उसको, एक चीज़ को छोड़ करके, C2 फार्मूले को, उसको भी स्वीकार किया। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि राजनीतिक पार्टियां किसान का भला नहीं चाहती, पक्षी पार्टियां किसान का हित नहीं देखती, किसान के माध्यम से वो कुर्सी की लड़ाई लड़ रहे हैं। और आपने देखा भी होगा कि जो किसान के आंदोलन चलाने वाले नेता थे, जब चुनाव आए तो चुनाव में भाग लिया, पंजाब में चुनाव में भाग लिया, और सो कॉल्ड जनता ने उनको नकारा। वो क्लेम करते हैं कि सारे जो किसानों के भाग्य का फैसला करने वाले हम हैं। लेकिन जब उनको चुनाव में बिल्कुल वोट नहीं मिलते, तो ये साबित होता है कि किसान उनके साथ नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी का इस बार के विधानसभा चुनाव में प्रदर्शन रहा, 48 विधानसभा सीटों पर जो जीत हुई, उसमें जो किसान बेल्ट, उसको आमतौर पर देसी भाषा में हम जाट बेल्ट भी बोल देते हैं, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन को आप किस दृष्टि से देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन अभूतपूर्व है। हरियाणा जैसे प्रदेश में तीसरी बार सरकार किसी की नहीं बनी, और हमेशा ये कहते थे कि एंटी इनकम्बेंसी होती है सरकारों की, नेगेटिव वोटिंग होती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि पॉजिटिव वोटिंग हुई है। और इसमें कोई भी वर्ग हो, चाहे जाट बेल्ट है या कोई अहिरवाल है, सभी जगह अच्छे रिजल्ट आए हैं। और ये भ्रमित करने की कोशिश की कांग्रेस ने कि वे सट्टा मार्केट के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर, और ख़ास करके हमारे जो मीडिया के भाई थे, वो भी या तो भ्रमित थे या उनको मैनेज किया गया था, ये तो मुझे नहीं जानकारी क्या हुआ। लेकिन ये सही था कि एक ऐसा भ्रम फैला दिया था कि भाई भारतीय जनता पार्टी जा रही है और हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बनने, और उनका नारा भी यही हो गया था, भाजपा जा रही, कांग्रेस आ रही। लेकिन मैं एक चीज़ समझता हूँ कि हमारा मतदाता भारत का है या हरियाणा का है, बहुत समझदार है। इस चुनाव के अंदर मैंने जो देखा है कि एक जो प्रभुत्व वाला वर्ग है, जो एक तरह से बाहुबली लोग हैं या जो समृद्ध लोग हैं, वो जरूर हल्ला गुल्ला ज़्यादा कर रहे थे। लेकिन जब रिजल्ट आया तो कमज़ोर लोग थे जो चुपचाप वोट डाल के आ गए, वोट डालने के बाद भी नहीं बताया, और तब रिजल्ट आया, तब मालूम हुआ कि मतदाता बहुत समझदार है और पॉजिटिव वोटिंग हुई है, और उसी का रिजल्ट है हमारी सरकार बनी। करण सिंह दलाल ने अपनी रिपोर्ट दी, अभी कांग्रेस ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना रखी थी। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का जो आपका जो निष्कर्ष आपने भी सुना होगा, वो जो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ रहे हैं, गड़बड़ी बता रहे हैं, उन्होंने पर्टिकुलर बताया कि इतना परसेंट, जो एक जगह पर तो ये 80% वोट ले लेते हैं, एक जगह इनको 26% वोट मिलते हैं। उस गड़बड़ी का जो आरोप है, उसका क्या जवाब है भारतीय जनता पार्टी के पास? देखिए,
फैक्ट फाइंडिंग की जहाँ तक बात है, कांग्रेस के नेताओं को अपने अंदर की फैक्ट फाइंडिंग करनी चाहिए, अपने संगठन की फैक्ट फाइंडिंग करनी चाहिए, अपने अंदर झांक के देखना चाहिए। और इनको ये वहम है कि हमेशा भ्रमित करके गुमराह करके वोट ले लेंगे, तो वो हमेशा पूरा नहीं हो सकता। इस बार वो चुनाव हारे हैं तो उसको स्वीकार करना चाहिए कि उनका संगठन नहीं था। उनको स्वीकार करना चाहिए कि उन्होंने जो किसान के कंधे पर बंदूक रख के सत्ता हथियाने की कोशिश की थी, किसान ने उसको स्वीकार नहीं किया। उनको स्वीकार करना चाहिए थी हरियाणा के अंदर जो उन्होंने भाई भतीजावाद किया था, क्षेत्रवाद किया था, और जो किसानों के साथ 2-2 रुपये के चेक दिए थे, तो उसका परिणाम है ये। और भारतीय जनता पार्टी ने बगैर किसी भेदभाव के, बगैर किसी इलाकावाद के जो मेरिट पे नौकरियां दी, दक्षिण हरियाणा की टेल पे पानी दिया, फसलों का भाव दिया, उसका परिणाम है। तो फैक्ट फाइंडिंग अगर वो करें तो आंतरिक अपनी पार्टी की करें, और गुमराह करने की कोशिश करते रहेंगे तो उनको आगे भी यही रिजल्ट मिलेगा। दलाल साहब, अभी अनौपचारिक बातचीत हम सुन रहे थे, एक जगह पर 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात हो रही थी कि नांगल चौधरी में डेवलपमेंट पर वोट मांगे गए, और आपकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है लुहारू, उसमें डेवलपमेंट पर वोट मांगे गए। दोनों जो है एक तरह से ये मानी जा रही थी, दोनों विधानसभा क्षेत्र, कि इन विधानसभा क्षेत्र का जो नेतृत्व कर रहे हैं जेपी दलाल और डॉक्टर अभय सिंह यादव, दोनों ने काफ़ी मेहनत की अपने क्षेत्र के लोगों के लिए। भारतीय जनता पार्टी दोनों सीटों को क्यों लूज कर गई, जो है कारण क्या रहा? फैक्ट फाइंडिंग आपकी भी तो आई होगी। देखिए, सही तो मैं मानता हूँ कि लोकतंत्र के अंदर मतदाता जो फैसला करता है वो स्वीकार्य होना चाहिए, और कहीं न कहीं कमी हमारी रही है कि हम मतदाता के मूड को नहीं समझ पाए या उसको कन्विंस नहीं कर पाए। ये ज़रूर है कि हमारे यहाँ ऐसा तो नहीं आप किसानों के बारे में जो वो बयान आए थे आपको उल्टे पड़ गए हो? पोलराइज इलेक्शन था। 97.5% वोट जो है 2 कैंडिडेट के बीच में थे, और डिवीज़न बिल्कुल नहीं था, और त्रिकोणीय मुकाबला होता तो शायद तस्वीर दूसरी हो जाती जो। लेकिन उसके बावजूद भी हमें उम्मीद थी कि हमें जो जीत मिलेगी, थोड़े से वोट से हम रह गए। इसी तरह से का रिजल्ट यहाँ नांगल चौधरी में है। चुनाव प्रक्रिया में, चुनाव में कई बार बहुत सारे फैक्टर होते हैं। कोई जातीय समीकरण है, कोई इलाका का समीकरण है, कोई गांव का समीकरण है, कोई कैंडिडेट का समीकरण है। तो मैं ये मानता हूँ कि कहीं न कहीं जो कमी रही है हमारी रही है। एक नया चैलेंज और अभी आ रहा है पार्टी के सामने, आपके सामने, नगर निकायों के। उसमें नगर निगम भी हो गया, नगर परिषद भी होगी, नगर पालिकाएं भी होगी, आपके क्षेत्र में भी है जहां पर चुनाव है। तो इनको लेकर के भारतीय जनता पार्टी की क्या तैयारी है अभी तक की, जो अब तो आपने देखा ही होगा, अब थोड़ा सा 1-1.5 महीने हमारा सदस्यता अभियान चला, हमारे 55 लाख वोट आए थे, 40 लाख की मेंबरशिप हमारी क्रॉस होगी। तो इससे साफ दिखता है कि ज़बरदस्त उत्साह है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ आकर्षण है, लोग आकर्षित हो रहे हैं। और जो ये रिजल्ट आएगा नगर निगम का, नगर पालिकाओं का, तो एक तरफा लगता है मुझे भारतीय जनता पार्टी को लोग चुनेंगे। दलाल साहब, आप पुराने नेता हैं, 2 बातों पर आपकी टिप्पणी चाहेंगे। एक तो मनमोहन सिंह को इस देश ने खो दिया है, मनमोहन सिंह का निधन हुआ, और हरियाणा ने ओम प्रकाश चौटाला को खोया है। दोनों के बारे में हम आपके पहले मनमोहन सिंह के बारे में जानेंगे, और दूसरा जो ओम प्रकाश चौटाला के बारे में बात करेंगे। पहले मनमोहन सिंह की बात। देखिए, मनमोहन सिंह जी का योगदान देश में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो इकोनॉमिस्ट थे और देश की अर्थव्यवस्था को समझते थे, और पटरी पर लाने का उन्होंने काम किया। और ख़ास बात यह है कि 10 साल प्रधानमंत्री रहते हुए भी उन्होंने बिल्कुल अपनी शालीनता, जो स्वभाव, बिल्कुल ही एक साधारण, हाँ, बिल्कुल आम व्यक्ति की तरह रहे जो कुछ है। और ये अलग बात है कि उस वक़्त का जो माहौल था, एक कोalition गवर्नमेंट होती थी, और कोalition गवर्नमेंट के अंदर सबको साथ लेकर के चलना पड़ता था, और एक तरह से जो सत्ता की रिपोर्टिंग भी कहीं और होती थी। लेकिन उस सारे माहौल के अंदर 10 साल जो जिस तरह से उन्होंने देश को आगे बढ़ाया है, ये सारा देश इसको मानता है कि बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत अच्छा उन्होंने शासन दिया था।
हरियाणा में ओम प्रकाश चौटाला अब नहीं रहे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस की राजनीति में सरवाइव करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं अपना जो पावर सेंटर है उसको कायम रखने के लिए। तो आपको लगता है जो किसान राजनीति में, मैं इसे जाट राजनीति नहीं कहूँगा, लेकिन आम बोलचाल में अगर हम इसको समझाना चाहें तो जाट राजनीति ही कहेंगे, तो जो वैक्यूम जो अब पैदा हुआ है ओम प्रकाश चौटाला के जाने के बाद, आप क्या मानते हैं आने वाले समय में किसान राजनीति के रूप में कोई नया चेहरा आपको नज़र आ रहा है? ओम प्रकाश चौटाला के जाने से क्या राजनीतिक असर पड़ेगा हरियाणा की राजनीति पर, दलाल साहब? देखिए, राजनीति की एक प्रक्रिया है, इसमें कोई परमानेंट पार्टी परमानेंट आदमी नहीं रहता। अभी मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो लोग, खासकर मेरी बिरादरी के लोग हैं और किसान वर्ग से जुड़े हुए लोग हैं, बहुत सारे लोग कहते थे कि वो भारतीय जनता पार्टी के किसान आंदोलन की वजह से हक में नहीं है। वो लोग इस वक्त ये महसूस करते हैं कि नीतियाँ और जो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है वो सही थे, और गुमराह करने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी या हुड्डा साहब वो गलत रास्ते पे थे। और इस वक्त मैं समझता हूँ कि बहुत सारा नया नेतृत्व हमारे किसान वर्ग से भी और हमारी अपनी बिरादरी से भी भारतीय जनता पार्टी में आने वाले वक्त में आप देखेंगे। दलाल साहब, हम भिवानी महेंद्रगढ़ की राजनीति की जब बात करते हैं, चुनाव से पहले एक बड़ा फैसला आया, किरण चौधरी की एंट्री हुई। एकदम आप तो बंसीलाल जी के बहुत नज़दीक रहे उस समय में, तो ये जो निर्णय लिया गया भारतीय जनता पार्टी ने, शुरुआत में आलोचना हो रही थी कि किरण चौधरी को क्यों लिया गया, पहले ही पार्टी के पास काफ़ी लीडरशिप है, दूसरों को बाहर से क्यों आयात किया जा रहा है, इस तरह की बातें चली थी। आपसे हम उस निर्णय पर टिप्पणी चाहेंगे, काफ़ी देर है, कई बार इस पर बातें हो चुकी, लेकिन क्या आपको लगता है कि भिवानी महेंद्रगढ़ की राजनीति में किरण चौधरी के आने से भारतीय जनता पार्टी को जो रूट लेवल तक जो ताकत मिलनी चाहिए थी वो मिली है? कितना असर आप देखते हैं? और आने वाले समय में भी जो इस तरह की राजनीति बनी है कि जो सारी फोर्सेज एक साथ आ रही है, चौधरी धर्मवीर भी साथ नज़र आ रहे हैं, आप सब लोग साथ चल ही रहे हैं, जो किरण चौधरी भी साथ है भारतीय जनता पार्टी में, कांग्रेस के पास पुराना नेतृत्व ऐसा नहीं दिख रहा कि जो बच रहा हो, तो उस राजनीति को, भिवानी महेंद्रगढ़ की राजनीति को किस दृष्टि से देखते हैं जो ये मौजूदा स्वरूप है? देखिए, किसी भी पार्टी के अंदर एक साधारण परिवार भी जुड़ता है तो पार्टी में बढ़ोतरी तो होती है। अब ये जो बड़े पदों पर रहे हुए लोग हैं, सत्ता में रहे हुए लोग हैं, इनका निश्चित तौर पर कहीं न कहीं प्रभाव होता है। और भारतीय जनता पार्टी की एक कोशिश है कि सर्वव्यापी हो, सर्व समाज में फैले, सारे क्षेत्र में फैले और नए-नए लोगों को जोड़ते रहें और उनको अपनी नीतियों के साथ लेकर के चलने की कोशिश करें। जो हमारी नीतियों के लिए को मान करके और उसके भारतीय जनता पार्टी को समझ करके साथ चलते हैं, वो यहाँ टिक पाते हैं, और जो नहीं चल पाते हैं वो फिर बाहर हो जाते हैं। दलाल साहब, किसानों के 2 इश्यू हैं बड़े, वो हमसे छूट गए थे, उस पे बात करते हैं। एक तो जो पूरी ये बेल्ट आप देख रहे हो, 50 साल से हम सुनते आ रहे हैं कि यहाँ पर ईख होनी चाहिए, धान होनी चाहिए दक्षिण हरियाणा में। नहरी पानी की जब हम मात्रा की बात करते हैं तो यहाँ पर मिलेगा रेवाड़ी में 2000 हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र, आपका जो गुड़गांव में 4000 हेक्टेयर, महेंद्रगढ़ में 4000 हेक्टेयर, और बाकी उत्तर हरियाणा के जब जिलों में जाएंगे तो 1 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा है, हिसार का, सिरसा का, इस साइड में। हमारे पास जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो पानी का होना चाहिए था वो आज तक नहीं हो पाया है। वो कहते हैं कि पंजाब से समझौता नहीं हुआ है, वो पंजाब पानी नहीं दे रहा है, लेकिन जो मौजूदा पानी है 1.8 मिलियन एकड़ फीट, कम से कम उसका तो बंटवारा होना चाहिए। 10 साल से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, वो पानी इस क्षेत्र तक अभी तक नहीं पहुंच पाया है, दक्षिण हरियाणा को। देखिए, जो ये पानी का बंटवारे का मुद्दा है SYL का, वो तो माननीय उच्चतम न्यायालय के उसमें क्षेत्र में चल ही रहा है और हरियाणा के हक में फैसला आ चुका है, और मैं समझता हूँ कि देर सवेर उसका फैसला इसका होना ही है। ये दूसरी बात है कि दक्षिण हरियाणा को पानी कम मिल रहा है। हरियाणा के अंदर पानी का अपना कोई जल स्रोत नहीं है। यमुना में कभी महीना 2 महीना तो पानी लाखों क्यूसेक आ जाता है, जो बाढ़ भी आ जाती है। आजकल यमुना के अंदर पानी सारा 2500 क्यूसेक है, जो सिर्फ सफाई के काम आएगा। तो राजस्थान से समझौता कर रहे हो पानी देने के लिए? वो समझौता मैं आपको बताता हूँ। अगर उसी तरह से राजस्थान 1 महीना हमारे अंदर पानी जो आता है जमुना का, वो पानी हमारे पास अगर उसको कहीं स्टोरेज किया जाए कहीं पर भी, तो वो पानी पूरे हरियाणा, दक्षिण हरियाणा और राजस्थान के 3-4 जिलों के पूरा साल पानी दे। फ्लड का जो पानी आता है, बारिश का जो पानी है, हाँ, बारिश का जो पानी। हमारे यहाँ दुर्भाग्य ये है कि
डैम नहीं है। अब डैम या तो वहाँ पर बनाया जाए ताजेवाला में, या उस पानी को ले जा कर के बारिश के राजस्थान में बनाया जाए, या यहाँ रेवाड़ी में बनाया जाए। अभी पीछे जो हमारा पानी मंजूर हुआ था कि 3 जिलों के अंदर पीने का पानी भी नहीं है, सीकर में, झुंझुनू में, चूरू में, तो हमारा केंद्र सरकार का, हरियाणा सरकार का और राजस्थान सरकार का समझौता हुआ कि 3 पाइप दबा करके जब पानी हमारा एक्सेस हो, हमारी कैपेसिटी है 18,000 क्यूसेक की, 17-18,000 क्यूसेक की जो WGC कैनाल है, उसमें हमने कहा है कि जब उसका भी हमने कहा कि फ्यूचर में हम कुछ और हो सकता है कि बढ़ा दे पानी, तो 24,000 क्यूसेक से जब पानी ज़्यादा हो तो वो सारा पानी दिल्ली के द्वारा जो गंगा में मिल करके जो समुद्र में चला जाता है, उस पानी को वहाँ जाने की बजाय हम पाइप ले जा करके यहाँ रिजर्वायर बनाएं, आपके रेवाड़ी में बनाएं, या तोशाम में बनाएं, बारडा में बनाएं, लोहारू में बनाएं, चूरू में बनाएं, उस पानी को रोक करके वहीं इकट्ठा करके, तो ये स्कीम दूरगामी स्कीम है। और यहाँ पर भी आपके जो साथ वाली लोकसभा है जी। इसके लिए भी एक अलग से योजना इस तरह की है। मुद्दा ये है कि पानी को हम पैदा तो नहीं कर सकते, लेकिन जब उपलब्ध होता है तो उसको कहीं स्टोरेज करने की व्यवस्था हमें करनी है। तो ये स्टोरेज का व्यवस्था, अब भाखड़ा डैम एक डैम बना था इतना पहले, उससे ही हमारा बहुत सारा आधा हरियाणा को, राजस्थान को पानी मिल रहा है। अब तो यही चीज़ है कि या तो वहाँ पर जो डैम बनाया जाए ताजेवाला के अंदर, लेकिन उसमें एनवायरनमेंट के, फॉरेस्ट के बहुत सारे इशूज हैं। दूसरा तरीका ये है कि वो जब पानी ज़्यादा होता है तो उसको पानी को उधर जाने के बजाय डाइवर्ट करके यहाँ हमारे जहाँ रिजर्वायर बनाए जाए और इस पानी को यहाँ स्टोरेज किया जाए, तो इससे जो है हमारे यहाँ पानी की उपलब्धता बढ़ेगी। दलाल साहब, लास्ट क्वेश्चन, MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस का लंबा इश्यू है, क्या दिक्कत आ रही, केंद्र सरकार क्यों नहीं स्वीकार कर लेती, और दलाल साहब का व्यक्तिगत नजरिया क्या है इस मामले में? देखिए, ये बड़ा, मेरा एक ही सवाल है कि सरकार के पास इतना खजाना नहीं है कि वो सारा पैसे से फसल खरीद ले, और ना ही सरकार कहीं भी दुनिया में इस तरह करती कि सारी किसान की फसल को सरकार खरीद ले। दूसरा मुद्दा ये आता है कि मैं आपको कहता हूँ, मान लीजिए कि मैंने आपको MSP कर दिया 4,000 रुपये किसी फसल का, गेहूं का, धान का या बाजरे का, और अगर उससे नीचे वो कोई किसान, उसका कोई बाहर ना मिले प्राइवेट उसमें, और जो नीचे भाव पर अगर करोगे तो MSP में कहोगे कि इसकी सजा हो जाए, तो फिर उस किसान की फसल को खरीदेगा कौन? दो ही मुद्दे हैं कि या तो सरकार खरीदे, सरकार सारे संसाधन डिफेंस के हैं, डेवलपमेंट के हैं, और मेट्रो के हैं, एयरपोर्ट के हैं, या और बहुत सारे खजाना है, तो उसके इतना कि सारे देश की फसल सरकार खरीदने लग जाए, ये अभी तक इस बारे में व्यावहारिकता नहीं आई है। हालांकि केंद्र सरकार ने कमेटी बना रखी है, इस पर बहुत सोच विचार चल रहा है, लेकिन हरियाणा सरकार ने एक अच्छा काम किया है कि जहाँ तक हो सके जो फसलें हमारे यहाँ हैं उसकी एक पूरा साल, वो भी अब ये कहेंगे कि आज भी हम फसल खरीदते हैं गेहूं की 1.5-2 महीने के लिए खरीदते हैं, बाजरे की फसल खरीदते हैं 1-2 महीने के लिए खरीदते हैं। फिर अगर हमने कानून पास कर दिया तो फिर कहेंगे कि 12 महीने तक हम फसल की खरीद की वो दुकान खोले ही रखें। नहीं तो ये व्यवहारिक नहीं लगता है। हालांकि इस पर कंसल्टेशन चल रहा है, किसान जो संगठन है उनसे बात भी चल रही है, और कोई न कोई रास्ता इस पर जरूर निकलेगा। मैं समझता हूँ एक बात सही है कि किसान को जो उसकी फसल का मूल्य है वो सही मिलना चाहिए। किसान की फसल जब बिकती है उसके बाद उसके जो प्रोडक्ट बनते हैं एकदम से मल्टीप्लाई रेट हो जाते हैं, उसका लाभ जो है किसी तरह से किसान को मिलना चाहिए। एक सवाल बस, फिर हम समापन की ओर हैं। मनोहर लाल का दिल्ली जाना, उनको दिल्ली भेजना और नायब सैनी को लाना कितना कारगर रहा? अगर मनोहर लाल ही चीफ मिनिस्टर होते तो हरियाणा की तस्वीर दलाल साहब की नज़र में क्या रहती? देखिए, तो जो 10 साल तक काम हुआ है मनोहर लाल जी के टाइम में, जो मेरिट पे नौकरियां दी हैं या जो डेवलपमेंट हुई है, हमारा जो उपलब्धि तो हुई थी, चेहरा जरूर है आखिरी 3-4-6 महीने में नायब जी आ गए हैं। मनोहर लाल जी और नायब जी में इतना ज़रूर फ़र्क है कि नायब जी सर्वसुलभ रहे हैं,
उनके यहाँ रात के 2-2 बजे तक, 1-2 बजे तक मैंने लोगों की, कार्यकर्ताओं की भीड़ देखी है। तो एक कार्यकर्ता के अंदर उत्साह तो जरूर दिखा है, लेकिन जो नीतियाँ थी वो तो मनोहर लाल जी के वक्त की थी। मनोहर लाल की नीतियां बेहतर रही, वो नीतियाँ वही चली, हमने कोई बदली भी नहीं। अब इम्प्लीमेंट करने वाली मशीनरी वो थोड़ी ज़्यादा सक्रिय हो गई। अब वो हमने जो पिछले 10 साल से जो नीतियाँ थी, हमने किसी नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया। जी जी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दलाल साहब, आपने समय दिया।